12 जून दोपहर के 1:38। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने सामान्य रूटीन में व्यस्त था, लेकिन तभी रनवे नंबर 3 पर खड़ा था एक विशाल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-161, जो अहमदाबाद से लंदन हीथ्रो की तरफ उड़ान भरने वाला था। इस फ्लाइट में कुल 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। एक मां अपने छोटे बच्चे के साथ, एक नवनवेली दुल्हन अपने ससुराल लौटती हुई, कुछ छात्र यूनिवर्सिटी की छुट्टियों के बाद वापसी की तैयारी में। प्लेन टेक ऑफ करता है। शुरुआती 10 सेकंड सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन फिर एक अजीब सी कंपन महसूस होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अचानक एक आवाज आती है, मेडे मेडे, दिस इज AI-171, वी आर लूजिंग एल्टीट्यूड, इमीडिएट असिस्टेंस रिक्वायर्ड। तुरंत हड़कंप मच जाता है। टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड बाद ही विमान की ऊंचाई में असामान्य गिरावट देखी जाती है। फ्लाइट सिर्फ 625 फीट तक ही ऊपर जा पाती है और फिर धीरे धीरे गिरने लगती है। प्लेन का अगला निशाना बनता है अहमदाबाद का बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल। 4 मंजिला इमारत को चीरता हुआ विमान सीधे उसमें घुस जाता है। चारों ओर धुआं, आग, चीखें और धातु की टूटती हड्डियों जैसी आवाजें फैल जाती हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर मलबे में बदल जाता है। दमकल और आपातकालीन सेवाएं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बचावकर्मी जो सबसे पहली लाश देखते हैं वह एक महिला की होती है, जिसने अपने बच्चे को आग से बचाने के लिए उसे छाती से चिपका रखा था। दोनों की मौत हो चुकी होती है, लेकिन इस हादसे में एक चमत्कार भी हुआ। फ्लाइट का एकमात्र सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक जो प्लेन के पिछले हिस्से में बैठा था। बाद में मीडिया से बातचीत में वो कहता है, मैंने जैसे ही आंखें खोली, सामने सिर्फ आग दिख रही थी। मैं सीट के नीचे गिरा हुआ था। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि मैं कैसे बच गया। बाकी सब कुछ खत्म हो चुका था। AI-173 के इस भयानक हादसे में कुल 241 यात्रियों की मौत हुई। साथ ही जमीन पर मौजूद 7 लोग भी मारे गए। पूरा देश इस हादसे से हिल गया। सवाल उठने लगे, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी ये कैसे हुआ? घटनास्थल पर हर तरफ राख थी। घड़ी की सुइयां रुक गई थीं। चीखें अब भी हवाओं में गूंज रही थीं। वहां सिर्फ आग नहीं थी, वहां अधूरी जिंदगियां थीं, वहीं लटकते सवाल थे, और वहीं था वो डर कि कहीं ये गलती दोबारा ना हो। फायर ब्रिगेड का एक अधिकारी बताता है, हम जब पहुंचे तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि कहां से शुरू करें। पूरा स्ट्रक्चर गिर चुका था। लोगों की चीखें मलबे के नीचे से आ रही थीं, लेकिन हम उन्हें निकाल नहीं पा रहे थे। एक छात्र जो पास के हॉस्टल में था कहता है, सब कुछ पल में बदल गया। आसमान से आई चीखें और फिर धमाका। मुझे लगा शायद बम गिरा है, लेकिन जब दौड़कर देखा तो सब जल चुका था। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, यह उन नीतियों, चूक और कमजोरियों का परिणाम था जो दशकों से एविएशन सिस्टम के अंदर दबी पड़ी थीं। और इसी से शुरू होता है इस डॉक्यूमेंट्री का असली उद्देश्य, सच्चाई की परतों को खंगालना। अगले अध्याय में हम सुनेंगे चश्मदीदों की आंखों से वो मंजर जिसे वे चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएंगे। साथ ही जानेंगे उस इकलौते सर्वाइवर की कहानी जो मौत के मुंह से लौटकर आया। उस दिन दोपहर की वो आग और अराजकता कई जिंदगियों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग उस दृश्य को कभी भूल नहीं पाएंगे। चश्मदीदों की आंखों में वो पल आज भी किसी खौफनाक फिल्म की तरह घूमता है। नितिन सोलंकी, जो बीजे मेडिकल कॉलेज के सामने वाले टी स्टॉल पर काम करता है, कहता है, पहले तो एक जोरदार आवाज आई, लगा जैसे कोई बड़ा ट्रक कहीं टकराया हो। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे आकाश से मौत उतर आई हो। पूरा आसमान काला पड़ गया था। और फिर आग ही आग। अस्पताल के भीतर मौजूद एक जूनियर डॉक्टर शिल्पा त्रिवेदी बताती हैं, हम लोग पोस्ट लंच ब्रेक में थे। अचानक हॉस्टल के एक ब्लॉक से धुआं उठता देखा। भागते हुए गए तो वहां बस चीखें थीं। लोग खून से लथपथ भागते हुए निकल रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घटनास्थल पर बचाव दलों ने तुरंत काम शुरू किया, लेकिन आग और धुएं की वजह से शुरुआत में फायर ब्रिगेड को भी अंदर घुसने में भारी परेशानी हुई। कई शव इस कदर झुलस चुके थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल था। इसी बीच मलबे के नीचे से आवाजें आ रही थीं। फायरमैन हर्षद व्यास बताते हैं, हमने एक आवाज सुनी, बहुत धीमी, टूटी फूटी। हमें लगा शायद कोई अब भी जिंदा है। हमने तुरंत खुदाई शुरू की। करीब 45 मिनट बाद हमने एक युवक को बाहर निकाला। उसकी सांसें चल रही थीं। वो बेहोश था लेकिन जिंदा था। यही युवक था विश्वास कुमार रमेश, ब्रिटिश भारतीय मूल का, जो लंदन जा रहा था। AI-171 के इस एकमात्र सर्वाइवर ने जब होश में आकर अपनी कहानी बताई तो हर कोई सन्न रह गया। मुझे लगा जैसे प्लेन हिल रहा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक एक जोरदार झटका लगा। लोग चिल्ला रहे थे। मैंने सीट पकड़ी और फिर सब कुछ काला हो गया। जब होश आया तो मेरे चारों ओर धुआं और आग थी। मेरी सीट उखड़ चुकी थी।
शायद उसी वजह से मैं पीछे की दीवार से टकराने की बजाय नीचे गिर गया। विश्वास के शरीर पर कई चोटें थीं, सिर पर गहरी चोट, पसलियों में फ्रैक्चर, लेकिन जिंदा था। उसकी हालत स्थिर होते ही पुलिस और जांच एजेंसियों ने उससे घंटों पूछताछ की। उसकी याददाश्त अभी भी टूटी हुई थी, लेकिन वह उस वक्त की अराजकता और डर को बार बार दोहरा रहा था। एक समय ऐसा लगा जैसे प्लेन बिल्कुल सीधा नीचे गिर रहा हो, जैसे कोई ब्रेक नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, बस गिरता चला गया। इस हादसे के चश्मदीद और एकमात्र बचे यात्री की गवाही से एक बात साफ हो रही थी। प्लेन ने आखिरी कुछ सेकंड्स में कोई मैन्यूवर या करेक्टिव एक्शन नहीं लिया। यानी या तो सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था या फिर पायलट को वक्त ही नहीं मिला। हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती विश्वास की खबर जब लंदन में उसके परिवार तक पहुंची तो वे सीधे भारत पहुंचे। कैमरे के सामने उसकी मां का बयान था, हमें भगवान ने लौटा दिया है हमारा बेटा, लेकिन जिनके बच्चे अब नहीं रहे उनका क्या? उस हॉस्टल के अंदर और आसपास मौजूद स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टाफ का पीटीएसडी अब भी जारी है। कई लोगों को नींद में चौंक कर उठते देखा गया। अस्पताल ने बाद में मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग शुरू की। हम लोग अब भी हर तेज आवाज पर डर जाते हैं, ऐसा लगता है कि आसमान से कुछ फिर गिरने वाला है। यह कहते हुए एक छात्रा की आंखें भर आती हैं। इस अध्याय के अंत तक हम बस इतना कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक सामूहिक आघात था। और जब भी कोई टेकोनफ की घोषणा सुनता है, कहीं ना कहीं मन में AI-161 की चीखें गूंजती हैं। AI-161 हादसे के ठीक बाद सबसे पहला सवाल उठता है, ब्लैक बॉक्स क्या कहता है? हर आधुनिक विमान में दो महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग डिवाइस होते हैं, एक CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इन दोनों को मिलाकर आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये डिवाइस किसी भी विमान दुर्घटना की असली कहानी बताते हैं। ब्लैक बॉक्स की रिकवरी। 3 दिन की सघन खोजबीन के बाद राष्ट्रीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB को मलबे के बीच ब्लैक बॉक्स के दोनों यूनिट मिलते हैं। दोनों बुरी तरह से झुलसे हुए होते हैं, लेकिन डेटा सुरक्षित मिलता है। इन्हें तुरंत दिल्ली स्थित DGCA लैब में भेजा जाता है। पहला खुलासा, टेकोनफ के समय दोनों इंजन चालू थे, लेकिन बाएं इंजन में टेकोनफ के 5 सेकंड बाद अचानक थ्रस्ट लॉस हुआ। इसका मतलब विमान को आगे बढ़ाने वाली शक्ति अचानक खत्म हो गई थी। ब्लैक बॉक्स में कैप्टन की आवाज दर्ज थी, इंजन 1 लो पावर, वी नॉट क्लाइंबिंग, स्टॉल वार्निंग। अगले 3 सेकंड में को पायलट कहता है, वी हैव बर्ड इंजेस्शन सर, इट्स सीरियस। यानी टेकोनफ के तुरंत बाद बाएं इंजन में पक्षी टकराया और उसके कारण इंजन ने काम करना बंद कर दिया। ये वही स्थिति होती है जिसे एविएशन में बर्ड स्ट्राइक कहते हैं, जो टेकोनफ या लैंडिंग के समय अक्सर होता है। पर क्या सिर्फ बर्ड स्ट्राइक ही जिम्मेदार था? जांच रिपोर्ट में कुछ और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। रनवे के आसपास की सफाई और पक्षियों को हटाने की प्रक्रिया में गंभीर चूक थी। रनवे के किनारे स्थित कूड़े के ढेर में कई जगह मांसाहारी कचरा और खुले डस्टबिन थे, जो पक्षियों को आकर्षित कर रहे थे। एयरपोर्ट के पक्षी हटाने वाले साउंड सिस्टम और लेजर उपकरण कई दिनों से बंद थे। सबसे चौंकाने वाला, प्लेन का वजन टेकोनफ लिमिट से लगभग 400 किलो ज्यादा था। तो ये 4 लेयर की गलती थी। 1. बर्ड स्ट्राइक, जो किसी हद तक नेचुरल माना जा सकता है। 2. रनवे प्रबंधन की लापरवाही, जो सीधे तौर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी। 3. ओवरवेट टेकोनफ, जो पायलट और ग्राउंड स्टाफ की सामूहिक चूक थी। 4. एक्शन में देरी, इंजन फेल होते ही विमान को तुरंत वापस मोड़ने का निर्णय देर से लिया गया। ब्लैक बॉक्स के आखिरी 10 सेकंड में दर्ज एक वाक्य सबसे ज्यादा विचलित करता है, वी वोंट मेक इट। ये कैप्टन के आखिरी शब्द थे। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में दर्ज जी फोर्स, एंगल ऑफ क्लाइंब और थ्रस्ट लेवल्स के ग्राफ यह बताते हैं कि पायलट ने आखिरी क्षणों में प्लेन को हॉस्टल बिल्डिंग से ऊपर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन थ्रस्ट की कमी के कारण विमान बस 200 मीटर पहले ही नियंत्रण खो बैठा। DGCA और AAIB की रिपोर्ट। AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है, यह एक अवॉइडेबल दुर्घटना थी। अगर रनवे साफ होता, प्लेन का वजन नियंत्रित होता और तकनीकी निगरानी ठीक से होती, तो यह हादसा रोका जा सकता था। इस रिपोर्ट के बाद DGCA ने अहमदाबाद एयरपोर्ट डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया। साथ ही एयर इंडिया की फ्लाइट सेफ्टी विंग पर भी जांच बैठाई गई। पर सवाल अब भी खड़ा था, ये सारी लापरवाहियां एक ही दिन क्यों हुई? इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे तकनीक, इंसानी चूक और सिस्टम फेलियर ने मिलकर एक भयावह त्रासदी को जन्म दिया। अगले अध्याय में हम जानेंगे इन चूकों के पीछे कौन जिम्मेदार है और क्या यह पहली बार हुआ है या इसके पहले भी ऐसी लापरवाहियां देखी गई हैं। जैसे ही DGCA और AIB की प्रारंभिक रिपोर्ट आई, मीडिया से लेकर संसद तक सवाल उठने लगे।
अगर रनवे के पास गंदगी थी तो एयरपोर्ट मैनेजमेंट क्या कर रहा था? अगर प्लेन का वजन ज्यादा था तो ग्राउंड क्रू क्या देख रहा था? क्या एयर इंडिया की आंतरिक सेफ्टी ऑडिट महज कागजी खाना पूर्ति है? इस हादसे ने भारत की एविएशन सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। यह सिर्फ एक दिन की लापरवाही नहीं थी, यह वर्षों की अनदेखी और ढीली प्रणाली का नतीजा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की जिम्मेदारी गुजरात में कई रिपोर्ट्स के अनुसार एयरपोर्ट के आसपास कचरे की सफाई को लेकर कई बार शिकायती पत्र भेजे गए थे। यहां तक कि पिछले 6 महीनों में 3 बार पक्षी टकराव की घटनाएं दर्ज की गई थीं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। RTI से खुलासा हुआ कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर केवल 2 पक्षी हटाने वाले अधिकारी हैं जो पूरे रनवे को कवर नहीं कर पाते। कई उपकरण जैसे लेजर गन और साउंड सिस्टम महीनों से खराब पड़े थे। एयर इंडिया की भूमिका AI-161 की लॉट शीट जो हर उड़ान से पहले पायलट को दी जाती है, उसमें 300 किलो कम वजन दर्ज किया गया था। यह एक सीधा फर्जीवाड़ा था ताकि अतिरिक्त चेकिंग से बचा जा सके। पूर्व पायलट कैप्टन R घोष कहते हैं, यह आम बात है कि वजन को राउंड ऑफ करके नीचे बताया जाता है ताकि टेक ऑफ आसान दिखे, लेकिन यही चूक कई बार जानलेवा हो जाती है। एयर इंडिया के कुछ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि फ्लाइट सेफ्टी ऑडिट कई बार सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित रह जाती है। DGCA और सिस्टमिक फेलियर। DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत की एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है। इसका काम ही सुरक्षा मानकों की निगरानी है, लेकिन AI-161 हादसे से साफ है कि सुरक्षा निरीक्षण पूरी तरह से प्रभावहीन साबित हुए। भारत के पायलट्स यूनियन ने इस पर कहा, DGCA के अधिकारी कई बार राजनीतिक दबाव और कॉरपोरेट लॉबी के चलते फील्ड जांच में ढिलाई बरतते हैं। क्या यह पहली बार हुआ है? नहीं। पिछले 10 वर्षों में भारत में कई ऐसे हादसे हुए हैं जिनकी वजह मानवीय चूक और सिस्टम फेलियर रही है। कुछ उदाहरण। मंगलौर हादसा 2010, पायलट की थकान और रनवे ओवरशूटिंग के कारण 218 मौतें। 2. स्पाइस जेट रनवे ओवरशूट मुंबई 2019, बारिश के बावजूद रनवे ड्रेनेज की असफलता। 3. एयर इंडिया एक्सप्रेस कोझिकोड 2020, भारी बारिश, डबल इंजन लैंडिंग और रनवे से फिसलन। 18 मौतें। इन सब में समान पैटर्न है। मौजूदा खामियों की चेतावनी पहले से मौजूद थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। AI-156 भी उसी श्रृंखला का हिस्सा बन गया। जिम्मेदारियों का निष्कर्ष: एयरपोर्ट प्रशासन, कचरे की सफाई, बर्ड कंट्रोल में लापरवाही। एयर इंडिया, लॉट शीट में वजन की गड़बड़ी, ट्रेनिंग की कमी। DGCA, निरीक्षण में नाकामी, अलर्ट सिस्टम की अनदेखी। AI-156 हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक संस्थागत गिरावट की कहानी है। यह उस लापरवाही का नतीजा है जो ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। अब अगला सवाल है, क्या इस हादसे के बाद कोई सबक लिया गया? क्या सिस्टम बदला? अगले अध्याय में हम जानेंगे इस हादसे के बाद सरकार और एविएशन इंडस्ट्री ने क्या कदम उठाए। क्या वाकई कुछ बदला या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुआवजे की खानापुरी हुई? AI-161 की भयावह दुर्घटना के बाद देश भर में रोष था। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब कुछ बदलेगा? सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया। घटना के 2 दिन बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस अपनाएगी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। 3 बड़ी घोषणाएं की गईं। AI-157 विशेष जांच समिति का गठन। 2. एयरपोर्ट पर बर्ड कंट्रोल ऑडिट का आदेश। 3. एयर इंडिया की सेफ्टी ट्रेनिंग की पुनर्समीक्षा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के कैमरे बंद होते ही असली सवाल शुरू हुए। क्या वाकई कोई ठोस कार्रवाई होगी, या हमेशा की तरह यह भी एक मुआवजा केंद्रित प्रकरण बनकर रह जाएगा? मुआवजे की घोषणा। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन कई परिवारों ने इस पर आपत्ति जताई। एक इकलौता बेटा गया है, क्या उसकी कीमत सिर्फ 25 लाख है? एक पीड़ित पिता कुछ परिवारों ने कोर्ट का रुख किया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से यह मुआवजा नाकाफी है। सिस्टम में बदलाव सिर्फ कागजी या असली? हादसे के 1 महीने के अंदर DGCA ने देश के 24 एयरपोर्ट्स पर बर्ड कंट्रोल और रनवे ऑडिट शुरू किए। कई जगहों पर कूड़ा हटाया गया, बर्ड स्कैरिंग डिवाइस चालू किए गए और डॉग स्क्वाड्स लगाए गए। पर जमीनी सच्चाई? RTI से खुलासा हुआ कि इन कार्यों का अधिकांश हिस्सा सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हुआ। फोटो खिंचवाए गए, रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन उसके बाद सब कुछ फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आया। एयर इंडिया में सुधार। एयर इंडिया ने अपनी ओर से इंटरनल सेफ्टी ट्रेनिंग मॉड्यूल फिर से डिजाइन किया। नई SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू की गई,
लेकिन जांच में सामने आया कि ये एसओपी सिर्फ दस्तावेजी हैं। ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग या रियल सिचुएशन मॉक ड्रिल्स में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। क्या कोई अधिकारी सस्पेंड या बर्खास्त हुआ? AI-X61 के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट डायरेक्टर को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। एयर इंडिया के 4 ग्राउंड स्टाफ को ड्यूटी से हटाया गया। DGCA के 2 सेफ्टी ऑडिट अधिकारियों पर चार्जशीट दायर हुई, लेकिन इन सभी में कोई भी फॉर्मल बर्खास्तगी या कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। संसद में क्या हुआ? AI-176 हादसे पर संसद में एक विशेष बहस हुई। विपक्ष ने सरकार की नाकामी पर सवाल उठाया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जवाब दिया, भारत में एविएशन सेफ्टी वर्ल्ड एवरेज से बेहतर है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन इससे हमने सीखा है। इस बयान की आलोचना हुई क्योंकि आंकड़ों के अनुसार भारत में एविएशन घटनाओं में मानवीय चूक का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने AI-161 हादसे पर टिप्पणी करते हुए कहा, यह हादसा सुरक्षा मानकों की पुनर्समीक्षा का अवसर है। भारत को अपने सिस्टम में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की भावना लानी चाहिए। सोशल मीडिया और जन भावना ट्विटर, अब X और इंस्टाग्राम पर नंटाबाद जस्टिस फॉर AI-171 ट्रेंड करता रहा। कई यूट्यूबर्स और डिजिटल पत्रकारों ने इस हादसे पर सच्चाई को सामने लाने के लिए स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री बनाई। लोगों की आवाज थी, हमें सिस्टम से जवाब चाहिए, सिर्फ मुआवजा नहीं। निष्कर्ष। AI-161 के बाद कुछ दिखावटी सुधार जरूर हुए, लेकिन संस्थागत परिवर्तन अभी भी दूर है। हादसे के बाद अगर सिस्टम का रवैया सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाए तो अगली दुर्घटना बस वक्त की बात है। अगले अध्याय में हम जानेंगे इस हादसे से भारत की एविएशन पॉलिसी पर क्या असर पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की क्या छवि बनी। AI-161 की दुर्घटना केवल भारत के भीतर एक झटका नहीं थी, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक रेप्यूटेशनल ब्लो थी। भारत की एविएशन इंडस्ट्री की साख को गहरी चोट लगी। ICAO रेटिंग पर असर। AI-161 के बाद ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की सुरक्षा प्रणाली को लेकर विशेष समीक्षा का ऐलान किया। पहले भारत की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन EI स्कोर थी लगभग 87%, लेकिन प्रारंभिक समीक्षा में यह संकेत मिला कि यह स्कोर कुछ बिंदुओं पर गिर सकता है, विशेषकर रनवे सेफ्टी ग्राउंड ऑडिट प्रणाली, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिकॉर्डिंग, इन सभी क्षेत्रों में सिस्टमैटिक फेलियर की बात रिपोर्ट में कही गई। विदेशों में भारतीय फ्लाइट्स की अतिरिक्त स्क्रीनिंग। AI-161 हादसे के बाद दुबई और लंदन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एयर इंडिया की उड़ानों की अतिरिक्त जांच शुरू हुई। कुछ यूरोपीय देशों ने भारतीय पायलट्स की ट्रेनिंग और मेडिकल फाइल्स की जांच में सख्ती बढ़ा दी। बीमा कंपनियों का रुख। अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों ने एयर इंडिया की बीमा प्रीमियम दरों को 15% तक बढ़ाने की सिफारिश की। एक बीमा विश्लेषक ने कहा, AI-161 जैसी घटनाएं न केवल मानवीय क्षति बल्कि विश्वसनीयता पर चोट करती हैं और बीमा कंपनियां भरोसे पर कीमत तय करती हैं। भारत के घरेलू एविएशन नियमों पर पुनर्विचार। DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को AI-161 के बाद मजबूरी में कई पुराने नियमों को फिर से देखना पड़ा। बर्ड स्ट्राइक गाइडलाइंस। अब जिला प्रशासन को एयरपोर्ट के आसपास के कूड़े के ढेर हटाने की जिम्मेदारी दी गई। 2. लोड शीट डिजिटाइजेशन। लॉट शीट अब मैनुअल नहीं, डिजिटल स्वीकृति के साथ पायलट को भेजी जाएगी। 3. साप्ताहिक ऑडिट सिस्टम। सभी कैटेगरी B और C शहरों के एयरपोर्ट्स पर हर सप्ताह रनवे और पक्षी नियंत्रण ऑडिट करना अनिवार्य हुआ। इंडस्ट्री के अंदरूनी हालात। भारत के छोटे एविएशन ऑपरेटर्स और क्षेत्रीय एयरलाइंस ने DGCA पर आरोप लगाए कि सुधारों के नाम पर बेहद महंगे और जटिल नियम लागू किए जा रहे हैं, जिससे छोटे खिलाड़ियों का टिकना मुश्किल हो गया है। एक CEO ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, AI-161 के नाम पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे हर ऑपरेटर अपराधी है। बट भारत की इमेज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में AI-161 को लेकर BBC, अल जजीरा, CNN और NYT ने विशेष रिपोर्टें की। हेडलाइंस कुछ यूं थीं, BBC, India's aviation safety, under turbulence again. CNN, repeated warnings, one deadly flight, the AI-171 tragedy. NYT, Air India's crisis reflects India's regulatory gaps. इन रिपोर्ट्स ने भारत की तेजी से बढ़ती एयरलाइन इंडस्ट्री के संस्थागत ढांचे को कटघरे में खड़ा कर दिया। पॉलिसी बदलाव, सिर्फ दिखावा या असली मंशा? AI-161 के बाद नई पॉलिसी तैयार हुई। नेशनल सिविल एविएशन सेफ्टी स्ट्रैटेजी
2025। इसका उद्देश्य था जीरो फैटेलिटीज बाय 2025। लेकिन जमीनी स्तर पर इसके लिए जरूरी फंडिंग और मानव संसाधन अभी भी अधूरी है। भी भारत की छवि AI 156 के हादसे ने भारत को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम सिर्फ उड़ानों की संख्या पर ध्यान दे रहे हैं या उनकी सुरक्षा पर भी। यह हादसा एक वेकअप कॉल है भारत के लिए, उसकी नीतियों के लिए और उसके एयरलाइन बिजनेस के लिए। अब सवाल यह है, क्या भारत इस त्रासदी से वाकई कुछ सीखेगा? अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे उस दिन की आखिरी कॉल जो एक पायलट ने कंट्रोल टावर को दी थी और कैसे उसकी आवाज अब पूरे देश की चेतावनी बन चुकी है। AI 161 का ब्लैक बॉक्स जब पूरी तरह डिकोड हुआ तो उसमें दर्ज आखिरी कुछ मिनटों की रिकॉर्डिंग ने देश को हिला दिया। पायलट कैप्टन RS माथुर और को पायलट श्रद्धा देशमुख के बीच की बातचीत और कंट्रोल टावर को की गई आखिरी कॉल इतिहास बन गई। अंतिम मिनट की रिकॉर्डिंग। ब्लैक बॉक्स की ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार प्रातः 8:32 11 सेकंड श्रद्धा, सर बर्ड स्ट्राइक, इंजन 2 थ्रस्ट डाउन। प्रातः 8:32 13 सेकंड कैप्टन माथुर, मेंटेन ग्लाइड, टावर से बोलो इमरजेंसी। प्रातः 8:32 18 सेकंड ATC को कॉल, AI 171 डिक्लेयरिंग इमरजेंसी, राइट इंजन लॉस्ट, अटेम्प्टिंग रिटर्न टू बेस। प्रातः 8:32 45 सेकंड श्रद्धा घबराई आवाज में, एल्टीट्यूड गिर रहा है, ट्रैक्टर दिख रहा है रनवे के पास। प्रातः 8:33 2 सेकंड आखिरी रिकॉर्डेड कॉल, कैप्टन माथुर, क्लियर द डैम रनवे, we're losing her, tell them we don't have time। इसके बाद कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक जोरदार आवाज धड़ाम। कंट्रोल टावर की प्रतिक्रिया। ATC अधिकारी ने पुष्टि की कि उन्हें आखिरी कॉल मिली, लेकिन रनवे से ट्रैक्टर को हटाने में बहुमूल्य 35 सेकंड की देरी हुई। यह देरी उस क्षण प्राणघातक साबित हुई, वो चेतावनी जो सबक बन गई। कैप्टन माथुर ने अपनी आखिरी कॉल में जो कहा, वी डोंट हैव टाइम, वो अब हर एयरपोर्ट की दीवार पर लिखी गई है। DGCA ने आदेश दिया कि हर ATC कंट्रोल रूम में ये लाइन फ्रेम करके लगाई जाए ताकि कोई भी देरी अब दोहराई न जाए। पायलट की बहादुरी। कैप्टन माथुर ने इंजन फेल के बावजूद विमान को रनवे के समीप लाने की पूरी कोशिश की ताकि हताहतों की संख्या कम हो सके। विशेषज्ञों ने कहा, अगर रनवे साफ होता तो शायद AI 161 सुरक्षित उतर जाती। उनकी आखिरी कॉल आज भी ट्रेनी पायलट्स को सुनाई जाती है, एक उदाहरण के तौर पर कि कैसे संकट में भी एक पायलट का मनोबल नहीं टूटता। श्रद्धांजलि। DGCA और एयर इंडिया ने AI 161 पायलट मेमोरियल स्कॉलरशिप शुरू की है। हर साल 2 ट्रेनी पायलट्स को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी, कैप्टन माथुर और को पायलट श्रद्धा देशमुख के नाम पर। देश की प्रतिक्रिया। ट्विटर पर एक पंक्ति वायरल हुई, उन्होंने जान देकर सिस्टम की नींद तोड़ी, अब हमारी जिम्मेदारी है कि यह नींद फिर ना आए। AI 155 की आखिरी कॉल अब एक चेतावनी नहीं, एक आंदोलन है, सुधार का, ईमानदारी का और जिम्मेदारी का। एक पायलट की अंतिम आवाज ने देश को जगा दिया और यह आवाज अब कभी खामोश नहीं होगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे AI 161 के बाद भारत ने क्या कानूनी बदलाव किए और क्या ये बदलाव कागज तक सीमित हैं या जमीन पर भी दिखते हैं। AI 158 हादसे के बाद पूरे देश में मांग उठी कि सिर्फ बयानबाजी नहीं, ठोस कानून चाहिए। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक आवाज गूंजी, कब तक मरते रहेंगे लोग और दोषी बचते रहेंगे। नया संशोधन विधेयक। हादसे के ठीक 1 माह बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक नया विधेयक पेश किया, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा संशोधन विधेयक 2025। इसमें 3 मुख्य बिंदु शामिल थे। ATC की जवाबदेही। अब हर कंट्रोल टावर कर्मी के कार्यों की रिकॉर्डिंग 3 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। किसी भी आपात स्थिति में देरी होने पर अब सीधी जांच और निलंबन की सिफारिश संभव होगी। 2 एयरलाइन पर दंड। बारे किसी भी मेंटेनेंस लापरवाही पर एयरलाइन पर 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, पहले यह अधिकतम 5 करोड़ था। 3 यात्री अधिकार। दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की समय सीमा अब 15 दिन तय की गई, पहले यह सीमा तय नहीं थी। संसद में बहस। राज्यसभा में विपक्ष के एक सांसद ने कहा, यह कानून स्वागत योग्य है, पर क्या इसे लागू करने की ईमानदार नीयत है? विपक्ष का आरोप था कि कई एयरपोर्ट्स पर आज भी फायर टेंडर कम हैं, बर्ड कंट्रोल यूनिट्स आउटसोर्स की गई हैं
और रनवे पर से अतिक्रमण नहीं हटाए गए। कोर्ट में याचिका। एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई जिसमें कहा गया AI 161 एक सिस्टम की सामूहिक विफलता का प्रतीक है। हम मांग करते हैं कि सरकार जवाबदेही तय करे, न कि सिर्फ जांच रिपोर्ट छापे। कोर्ट ने इस पर केंद्र और DGCA से जवाब मांगा। मामला अब भी लंबित है। क्या बदला जमीनी स्तर पर? ट्रैक्टर और वाहन निगरानी प्रणाली। अब हर रनवे पर सेंसर आधारित अलार्म लगाए जा रहे हैं। पायलट ट्रेनिंग। हर पायलट को अब वर्ष में एक बार इमरजेंसी बर्ड स्ट्राइक सिमुलेशन देना अनिवार्य किया गया। लॉर्ड शीट डिजिटल ऑथेंटिकेशन। देश के 25 प्रमुख हवाई अड्डों पर अब पूरी तरह डिजिटल प्रणाली लागू कर दी गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के एयरपोर्ट्स पर अभी भी पुराने सिस्टम ही चल रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा, हमारे पास संसाधन नहीं है, आदेश तो हैं पर अमल नहीं। दिखावा या सुधार? यह सवाल अभी भी कायम है। AI 157 के नाम पर जो सुधार दिखाए जा रहे हैं वे कुछ हद तक प्रभावी हैं, लेकिन सामान्य नागरिक की सुरक्षा और विश्वास की गारंटी अभी भी अधूरी है। एक विशेषज्ञ ने टिप्पणी की, सुधार तब होते हैं जब सिस्टम में डर हो, कानून का, जांच का और जवाबदेही का। भारत उस दिशा में अभी शुरुआत भर कर रहा है। तय। अगले अध्याय में हम जानेंगे इस हादसे ने आम भारतीय नागरिक जो एयरलाइन टिकट बुक करता है, जो भरोसा करता है उड़ान भरने से पहले, उसके मन में क्या बदला। AI 161 हादसे ने भारतीय मनसाइकी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। जो लोग पहले हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित मानते थे, अब वे टिकट बुक करते समय गूगल पर यह सर्च करने लगे, एयर इंडिया 161 क्रैश रीजन, इज इंडियन एविएशन सेफ, DGCA रेटिंग फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स। एयरपोर्ट पर चुप्पी। हादसे के कुछ ही दिन बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर अजीब सी चुप्पी महसूस की गई। सुरक्षा जांच के दौरान अब यात्री कर्मचारी से यह पूछने लगे, सर, यह प्लेन नया है ना? किस कंपनी का इंजन है इसमें? जो सवाल पहले कभी नहीं पूछे जाते थे वो अब आम हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर डर। ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर हजारों पोस्ट सामने आए। मैंने टिकट कैंसिल कर दिया है, अब ट्रेन से जाऊंगा। AI 161 ने मेरी उड़ान की सोच को ही बदल दिया। DGCA पर अब भरोसा नहीं रहा। पेरेंट्स और बच्चों के बीच की बातचीत। कई युवा प्रोफेशनल्स ने बताया कि उनके माता पिता ने अब उन्हें उड़ानों से बचने की सलाह दी है। एक इंजीनियरिंग छात्रा ने रेडिट पर लिखा, मेरी मां ने पहली बार कहा, बेटा प्लेन से मत आना, ट्रेन से आ जाना। द ट्रैवल इंडस्ट्री पर असर। कुछ हफ्तों तक टिकट बुकिंग में 11% की गिरावट दर्ज की गई। ट्रैवल कंपनियों ने FAQ में एक नया सेक्शन जोड़ा, हाउ सेफ इज इंडियन डोमेस्टिक फ्लाइंग। 10 बीमा कंपनियों ने फ्लाइट एक्सीडेंट कवर के प्रीमियम में 3 गुना तक बढ़ोतरी की। यात्रियों की मानसिकता में बदलाव। पहले लोग सीट चुनते समय विंडो या आइसल बॉस सोचते थे, अब सवाल यह होता है, इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट है क्या? बल्कि एक सर्वे के अनुसार 47% यात्रियों ने कहा कि वे अब हर उड़ान से पहले YouTube पर प्लेन मॉडल का सेफ्टी रिकॉर्ड देखते हैं। 19% ने कहा कि वे अब हवाई यात्रा को टालते हैं जब तक बहुत जरूरी न हो। ट्रस्ट डिफिसिट। AI 161 एक तकनीकी या मानवीय गलती नहीं, बल्कि ट्रस्ट के ढहने की शुरुआत थी। जो विश्वास वर्षों में बनता है वो एक दुर्घटना में टूट गया। अब DGCA, एयरलाइंस और सरकार के पास एक ही विकल्प है, उस विश्वास को लौटाना। और विश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं, कड़े कदमों से लौटता है। AI 161 हादसे ने सिर्फ भारत के भीतर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में भारतीय विमानन प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और EASA, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी जैसी संस्थाओं ने भारत की एविएशन नियामक एजेंसियों की कार्यशैली को लेकर चिंताएं व्यक्त की। ICAO की चेतावनी। AI 161 हादसे के बाद ICAO ने भारत को हाई रिस्क ऑडिट श्रेणी में डालने की प्रक्रिया शुरू की। उनकी प्राथमिक आपत्ति थी सुरक्षा प्रक्रियाओं में स्थायित्व की कमी, रनवे मैनेजमेंट में लापरवाही, प्रशिक्षित आपात प्रतिक्रिया कर्मचारियों की कमी। यह चेतावनी भारत के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लाइसेंस पर असर डाल सकती थी। FAA द्वारा निगरानी। अमेरिकी एविएशन एजेंसी FAA ने भारत के DGCA को क्लोज मॉनिटरिंग की सूची में रखा और साफ तौर पर कहा, यदि सुधार नहीं दिखे तो भारत को श्रेणी 2 कैटेगरी 2 में चले।
डाल दिया जाएगा। इसका मतलब होता भारत की एयरलाइनों को अमेरिका में नई उड़ानों की अनुमति नहीं दी जाती। यह एक बहुत बड़ा झटका होता। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों का विश्वास। कुछ विदेशी एयरलाइंस ने भारतीय एयर स्पेस में ट्रांजिट प्लानिंग को दोबारा मूल्यांकन किया। सिंगापुर एयरलाइंस ने रनवे मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारी भारत से दोबारा मांगी। लुफ्थांसा और एमिरेट्स ने AI-161 केस की ट्रांसक्रिप्ट को अपने सुरक्षा प्रशिक्षण में शामिल किया। वैश्विक मीडिया की आलोचना। न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC और द गार्डियन जैसे प्रतिष्ठित मीडिया हाउसों ने लिखा, AI-161 हादसा भारत की तेजी से बढ़ती परंतु असंगठित एविएशन व्यवस्था का एक आईना है। द CNN ने एक विशेष डॉक्यूमेंट्री जारी की, फ्लाइंग ब्लाइंड द इंडियन एविएशन क्राइसिस, जिसमें AI-161 की घटना को केंद्र में रखकर DGCA की भूमिका पर प्रश्न उठाए गए। एयर इंडिया की रेटिंग में गिरावट। स्काई ट्रैक्स और एयर हेल्प जैसी संस्थाओं ने AI-161 के बाद एयर इंडिया की सुरक्षा रेटिंग को 3 में से 1 सितारा कर दिया। यात्रियों ने ट्रिप एडवाइजर और गूगल रिव्यूज पर व्यापक नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। एक ब्रिटिश यात्री ने लिखा, इसे एयर इंडिया नहीं रिस्क इंडिया कहना चाहिए। भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर। भारत, जो खुद को ग्लोबल एविएशन हब बनाने की तैयारी कर रहा था, AI-161 ने उसकी नीति को झटका दे दिया। UAE, सिंगापुर और फ्रांस के साथ चल रही विमानन समझौतों की बातचीत स्थगित कर दी गई। नतीजा, AI-161 अब सिर्फ एक हादसा नहीं रहा, यह भारत की वैश्विक छवि पर लगा एक ऐसा दाग है जिसे धोना अब आसान नहीं होगा। एक विदेशी पत्रकार ने लिखा, एक देश की उड़ान सिर्फ हवाई जहाज से नहीं होती, वो होती है भरोसे की टेक ऑफ से। भारत उस रनवे से फिसल गया है।